नमस्कार, इटनो स्वदेश में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट महापंचायत। बजट पेश होने में बस केवल कुछ घंटे ही बाकी हैं और पूरे देश की नज़र इस बजट पे है, क्योंकि ये देश का बजट है और स्वदेश पूरी तरह से तैयार है इस बजट के लिए। अगले 1 घंटे तक आप लगातार स्वदेश के साथ बने रहिए, क्योंकि बजट से जुड़ी तमाम बड़ी बातों के बारे में आपको हम विस्तार से बताएंगे। न केवल बातें बताएंगे, एक्सक्लूसिव खबरें बताएंगे, बल्कि आपको कमाई के भी कई सारे मौके अगले 1 घंटे में बताए जाएंगे। और ये बजट महापंचायत है तो स्वदेश की पूरी टीम तैयार है। मुंबई स्टूडियो में मेरे साथ डिम्पी कार्ला, अभिषेक सतवर्तम, विश्वमोहन और कविता हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो की बात करें, कल जहां बजट पेश किया जाएगा, जहां से बजट बनता है, वहां से समीर दीक्षित और प्रकाश प्रियदर्शी हैं। जबकि बीएससी से जिसका सबसे ज़्यादा असर बजट का इंतजार होता है और जिसका असर सबसे ज़्यादा जहां देखने को मिलता है शेयर बाजार, तो बीएससी से अनुराग शाह हैं। और इस पूरे बजट को दशकों से समझने वाले, लोगों को बताने वाले, एक से बढ़कर एक खबर दिखाने वाले राजेश जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। आप सबका शुक्रिया और नमस्कार। मेरा सीधे तौर पे एक खास कवरेज स्वदेश की तरफ से हो रहा है और सीधे तौर पे मैं दिल्ली चलता हूँ अपने सहयोगी प्रकाश और समीर के पास। प्रकाश और समीर, आप दोनों सीधे तौर पे कहूँ तो ग्राउंड जीरो पे हैं और सबकी नज़र जहाँ आप खड़े हैं ना, उसके पीछे की बिल्डिंग पे है, क्योंकि वहाँ न केवल बजट बन चुका है, बल्कि उसकी छपाई भी हो चुकी है। क्या माहौल है क्या आज के लिए? प्रकाश? तो कल देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी औपचारिक शुरुआत आज। जी, माहौल तो आपको कल देखने को मिलेगा जब एक्शन शुरू होगा, लेकिन उसकी औपचारिक शुरुआत आज हुई है। बजट सेशन की शुरुआत हुई है। राष्ट्रपति ने पार्लियामेंट की ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया है और उसके बाद बजट सेशन की औपचारिक शुरुआत हो गई है। और यहाँ पे हम इस वक्त नॉर्थ ब्लॉक पे हैं। जैसा कि आपको पता है कि नॉर्थ ब्लॉक में हलवा सेरेमनी के बाद बजट की प्रिंटिंग की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, वो अब अंतिम दौर में है। और कल का जो आप शेड्यूल देखें इस वक्त, उसमें अगर आप देखेंगे तो सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास वित्त मंत्री यहाँ पहुँचेंगी और करीब 9 बजे के आसपास जो है फोटो शूट होगा वित्त मंत्री अपने बजट टीम के साथ। मैं अपने कैमरा पर्सन से ये बोलूँगा कि वो विजुअल्स दिखाएं यहाँ पे। ये नॉर्थ ब्लॉक के इसी गेट पे जहाँ पे इस वक्त हूँ मैं, वहाँ पे वित्त मंत्री खड़ी होंगी अपने पूरी टीम के साथ और वहाँ से एक फ़ोटो सेशन होगा। उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन के लिए निकलेंगी। राष्ट्रपति भवन यानी कि यहाँ से बाईं तरफ, वहाँ पर वो बजट कॉपी के साथ वित्त मंत्री जाएंगी और वहाँ पर फिर वो राष्ट्रपति से बजट कॉपी पर मंजूरी लेंगी। ये औपचारिकताएं होती हैं जिसको पूरी की जाएंगी। उसके बाद वित्त मंत्री जो है सीधे पार्लियामेंट जाएंगी। वहाँ पे पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे जो एमओएस हैं, जो दोनों वित्त राज्य मंत्री हैं, उनके साथ एक फ़ोटो सेशन होगा और उसके बाद करीब 10:15 बजे के आसपास कैबिनेट की बैठक होगी। और उस कैबिनेट की बैठक भी औपचारिक होती है, ताकि जो बजट की कॉपी होती है, जो प्रावधान होते हैं, उस पर कैबिनेट की पहले मंजूरी ली जाती है। और उसके बाद 11 बजे कल वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट होगा, अंतरिम बजट होगा चुनाव में जाने से पहले। तो काफ़ी पावर पैक एक्शन रहने वाले हैं। काफ़ी दिलचस्प प्रावधान भी हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमें सूत्रों के हवाले से जिसकी जानकारी हमें मिल रही है, और इस पूरे शो में हम अपने दर्शकों को उसकी भी जानकारी देंगे। निश्चित रूप से प्रकाश और आप और जो है समीर लगातार एक से बढ़कर एक्सक्लूसिव खबर बता भी रहे हैं और आज भी कई सारी आप खबरें बताएंगे। अब मेरे हाथ में जो है ना, वो एक तरह से कह सकते हैं कि रिप्लिका है। जो बजट वित्त मंत्री साहिबा पेश करेंगी, उसकी एक रिप्लिका है और इसी बजट में काफ़ी कुछ होने वाला है। कह सकते हैं कि देश में अगले 4 महीने में क्या बड़े फैसले होंगे, क्या असर देखने को मिलेगा, वो तमाम फैसले ऐसे ही एक बजट में, जिसको अब बही खाता कहा गया, पहले ब्रीफकेस था, अब बही खाता कहा जाता है, उसमें होगा। तो अगले आधे घंटे 1 घंटे में हम आपको बताने वाले हैं कई सारी ऐसी एक्सक्लूसिव खबरें जो इस बार बजट में आने वाला है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत डिम्पी आपके साथ मैं करूंगा, क्योंकि बजट है, एक्सक्लूसिव खबरों का दौर लगातार जारी है। लेकिन इस बजट के समय लोगों को मन में ये होता है,
समान तौर पे कि वो ये सोचते हैं कि बजट के समय बाजार में करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो आप यही समझाइए कि बजट के समय बाजार कैसे रिएक्ट करता है। देखिए, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन शो है। और इस पूरे महापंचायत में मेरे को राजेश जी को देख के थोड़ा मुखिया वाली फीलिंग आ रही है कि हम सब पंच सरपंच जैसे बैठे हैं, लेकिन मुखिया हमारे राजेश जी हैं। तो राजेश सर, मैं थोड़ा क्षमा चाहते हुए आपको मुखिया की उपाधि दे रहा हूँ। और मैं प्रकाश और ज़रा समीर से भी थोड़ा सा इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसमें प्रकाश और समीर की खबरों का बहुत सारा ज्ञान है। मैं पहले आपको ज़रा मार्केट के बारे में बता देता हूँ कि इस समय मार्केट की सिचुएशन कैसी रहती है। ये इंटीरियम बजट है। इस साल के अंदर आप 2 बार बजट देखेंगे, अभी ये वाला और इस तरह जुलाई में भी देखेंगे। लेकिन इससे पहले आप ये देखिए, अगर मार्केट को इसको मैं कनेक्ट करूँ तो एक ग्राफिक से आपको क्लियर हो रहा होगा कि 2014 और 2019 जब नई सरकारों का गठन हुआ, 2014 में मोदी सरकार आई और 2019 का जब मोदी 2 हुआ, उसके बाद आप देखेंगे बजट के अगले दिन कोई खास बड़ा रिएक्शन नहीं हुआ मार्केट के अंदर। अब धीरे धीरे आप बहुत सारे मेहमानों को सुन भी रहे हैं कि बजट वाले दिन या बजट के दौरान बाजार ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि सरकार बड़ी डायनेमिक है, बजट की वेट ही नहीं करती। आपका मैं छोटा सा एग्जांपल बताऊं, जिस समय रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, अगले ही दिन मोदी सरकार ने कहा कि 1 करोड़ सोलर पैनल लगा दो। ये बजट में भी बोले जा सकते थे, लेकिन वेट ही नहीं हुआ, उससे पहले ही अनाउंसमेंट हो गई, उसके बाद से शेयर रुके नहीं। तो इसलिए मार्केट के अंदर जो रिएक्शन है वो तो बहुत फास्ट होता है, लेकिन नेट में कुछ नहीं मिलता। तो अगर आप 2014 और 2019 का बजट देख पा रहे हैं, एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद की सिचुएशन में भी आपको कहीं भी 1.5% 2% तक के स्विंग ही नहीं दिखेंगे। इससे पहले दिखते थे। 2004 में आप देखो स्विंग दिख रहे होंगे आपको बड़े बड़े, बजट वाले दिन, बजट के एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते पहले। 2009 में भी ऐसा होता था, लेकिन 14 के बाद सरकार का व्यू पॉइंट बदला। बजट एक थीम ना रह के हमेशा के लिए आगे पीछे भी बताते हैं, तो इसलिए मैंने आपके लिए मार्केट रख दिया। अब आपने मेरे से पूछा सेक्टर्स कि कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिस पे ध्यान रखा जाए। पहला है केमिकल्स का। मनीष जी, आपने मेरे से पूछा है कि नहीं पूछा? अगर नहीं पूछा तो मैं बता दूं। मैंने नहीं पूछा है, मुझे अच्छा ठीक है, सारे खुलासे आप मत कीजिए। नहीं फिर मैं रुक जाता हूं, फिर मैं सिर्फ मार्केट के बारे में रुक जाता हूं। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है ना कि आपने ये अच्छा कह दिया कि राजेश जी मुखिया हैं, ठीक है ना। और ये अच्छी बात है, क्योंकि आप मुखिया हैं तो सबसे पहले उन्हीं के पास जाकर ये समझने की कोशिश करते हैं। राजेश जी, जो मेरे पास जो है ना बही खाता की एक रिप्लिका है, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि इस बही खाता में जो कल पेश होने वाला है क्या खास हो सकता है, क्योंकि आप कई दशकों से जो है ना बजट को कवर कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी आज सुबह में जब जॉइंट सेशन से पहले एड्रेस कर रहे थे मीडिया को, तो उन्होंने कहा कि ये जो बजट है ये एक दिशा निर्देश देगी रिफॉर्म्स का। ये फुल फ्लेजेड बजट नहीं होगा, फुल फ्लेजेड बजट जुलाई में आएगा। तो ये जो हमें जो लगता है, अपने अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये बजट भी इन्वेस्टमेंट लेड बजट होगा, यानी कि सरकार इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगी। और वो इंडिकेशन सरकार कर रही है कि आप देखिए पिछले 3 बजट में 3 सालों में ही जो इन्वेस्टमेंट था वो कैपेक्स जो था सरकार का वो 4 लाख करोड़ से बढ़ के 10 लाख करोड़ हो गया है। तो डेफिनेटली वो कैपेक्स बढ़ाया जाएगा इस बार भी, और सरकार ये इंडिकेशन देगी कि हम चाहे वो इंफ्रा हो, रोड हो, रेल हो, पोर्ट हो, तो उसमें सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी। और उससे क्या होगा कि उससे जॉब क्रिएट होगा, ग्रोथ होगा, अपॉर्चुनिटी होगी। और अगर आप देखिए तो जो मंथली रिपोर्ट भी आई है पिछले महीने सरकार की, उसके अलावा आईएमएफ की रिपोर्ट आई है, सब में ये जो ग्रोथ हमारा जो था वो 6.5% था, आईएमएफ ने बढ़ा के उसे 7% कर दिया गया। तो ये क्लियरली सरकार ये कह रही है कि इलेक्शंस में जाने से पहले ये बजट है, लेकिन हम अपने रिफॉर्म एजेंडा को नहीं छोड़ेंगे। और जो सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है कि फिस्कल डेफिसिट के जो फिस्कल प्रूडेंस है उसको मेंटेन करेंगे। इसके अलावा सरकार ये भी इंडिकेशन दे रही है कि ऑब्वियसली अगर ये इलेक्शन बजट है तो कुछ रिलीफ लोगों को दी जाएंगी, चाहे वो मिडिल क्लास हो, फार्मर्स हो या फिर महिलाएं हो, तो वो सब रिलीफ दी जाएंगी। जैसा कि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं प्रकाश, समीर, ये बहुत सारे स्टोरीज किए हैं कि क्या क्या किस किस तरह के रिलीफ दिए जाएंगे, तो वो सब चीज़ें हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप कहिए तो ये बजट सरकार के रिफॉर्म एजेंडे को आगे बढ़ाएगा। और जो मीडिया ट्रेंड्स आ रहे हैं या जो एनालिस्ट का ये कहना है कि ये सरकार भी रिपीट हो रही है क्योंकि अपोजिशन काफ़ी कमज़ोर पड़ गया है, तो ऐसे में मोदी किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेंगे रिफॉर्म से। तो ये जो बजट होगा वो रिफॉर्म्स ओरिएंटेड होगा, इन्वेस्टमेंट लेड होगा। मनीष, सुधारों पर जोर रहेगा। राजेश जी, इस बजट को बनाने का काम ना कई हफ्तों से पहले शुरू हो चुका है, और इस बजट को बनाने में ना कई लोग लगे रहते हैं। एक बहुत बड़ी भारी भरकम टीम है, जिसमें से कुछ खास लोग होते हैं, चाहे वो वित्त सचिव हो, चाहे आर्थिक सलाहकार हो। ये जो बजट के बाजीगर हैं इस बार के बजट के, वो कौन कौन है?
बिल्कुल, देखिए इस बार बजट के जो बाजीगर हैं वो ज़्यादातर लोग पिछले बार के हैं और मोस्टली आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जो सेक्रेटरीज होते हैं। जैसे आप देखिए फाइनेंस सेक्रेटरी हैं जो टीवीएस सोमनाथन हैं, इनको ये अप्रैल 2021 से ही फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और ये पीएमओ में भी काम कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर के काफ़ी करीब हैं और बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, काफ़ी इकोनॉमिक्स पे पेपर्स भी लिख चुके हैं। तो ये एक सबसे बड़े चीज़ है। दूसरे हैं अजय सेठ जो हैं, जो कि इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं। अजय सेठ जो है ये आप देखिए कि पिछली बार जो G20 इंडिया में हुई उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल था। तो ये जो है अजय सेठ, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में भी रह चुके हैं और ये सरकार के बहुत सारे जो मेजर प्रोजेक्ट थे उस पर काम कर चुके हैं। चाहे आप ग्रीन बॉन्ड जारी करने के लिए इनको जाना जाता है। इसके बाद जो तीसरे अगर आप बड़े नाम देखिए तो तुहिन कांत पांडे हैं जो कि दीपम सेक्रेटरी हैं, ये भी 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। और अगर सरकार को देखिए तो डिसइन्वेस्टमेंट पे जो भी अच्छा काम हो रहा है, चाहे आप एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट जो कि कई दशकों से लटका हुआ था, वो एक बहुत बड़ा सक्सेस रहा इन्हीं तुहिन कांत पांडे के कार्यकाल के दौरान। तो ये एक बड़े रेज है। उसके अलावा देखिए रेवेन्यू सेक्रेटरी जो हमारे हैं वो है संजय मल्होत्रा, ये 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर है और ये 2022 में आए हैं, तो इनका भी ये दूसरा बजट होगा। तो रेवेन्यू सेक्रेटरी अगर आप देखिए, सरकार का रेवेन्यू भी पिछले कुछ सालों में काफ़ी बढ़ा है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स में हो या इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आने के बाद हो। तो ये रेवेन्यू जब बढ़ेगा तभी इंफ्रा पे खर्च होगा, तभी सरकार इन्वेस्टमेंट कर पाएगी या कैपेक्स को बढ़ा पाएगी। तो इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है कि कैसे रेवेन्यू को बढ़ाया जाए, संजय मल्होत्रा का। इसके अलावा जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वी अनंत नागेश्वरन, ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और ये कई किताबें भी लिख चुके हैं इकोनॉमिक्स में और वैश्विक घटनाओं पर, भारत में होने वाले चीज़ों पर इनकी बारीक नज़र रहती है। तो ये एक बजट के बहुत बड़े पार्ट हैं। और जो अंतिम अगर आप बड़ा नाम पूछिए तो विवेक जोशी हैं जो सेक्रेटरी है फाइनेंशियल सर्विसेज के, ये भी वित्तीय सेवा आयोग में काम कर चुके हैं, 89 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। तो ये सारे मिलकर एक अच्छी खासी टीम बनी हुई है जिनको एक्सपीरियंस ही नहीं है, जो स्टेट्स में भी काम कर चुके हैं, सेंटर में भी काम कर चुके हैं और डिफरेंट बैकग्राउंड्स के हैं, जिनको इकोनॉमिक्स के भी बैकग्राउंड है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का भी बैकग्राउंड है। तो ऐसे में जो बजट की ये टीम है ये मिलके बजट बना रही है, ऑब्वियसली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की देखरेख में। तो ये एक पूरी बनी हुई टीम है जो कि बजट पे काम कर रही है। तो सीधे तौर पे एक शानदार टीम और एक जानदार जो है कह सकते हैं कि बजट बनने वाला है और कल वो पेश भी होने वाला है। इस पे आगे हम चर्चा करेंगे एक वक्त छोटे से ब्रेक के बाद आपको आएंगे तो बताएंगे कि बजट में क्या क्या हो सकता है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है स्वदेश पे। आप देख रहे हैं बजट महापंचायत, जिसमें हमारे तमाम रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं, तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, बता रहे हैं कि बजट में क्या क्या हो सकता है। सीधे चलते हैं समीर के पास दिल्ली। समीर, इस बार बजट में क्या आपके हिसाब से बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं, खासतौर पर रेलवे अगर सेक्टर की बात करें तो? जी बिल्कुल, सरकार का पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, रोड, रेलवेज, एविएशन, शिपिंग पर सरकार अपना फोकस बनाए हुए है। यही वजह कि अगर रेलवे की बात करें तो सरकार यहाँ पे अपना लॉन्ग टर्म विजन, एक रोड मैप बजट में उसको पेश कर सकती है। रोड मैप का मतलब यह है कि अगले 8 से 10 सालों में रेलवे की दिशा क्या रहेगी, रेलवे किस डायरेक्शन पे आगे बढ़ेगी, और उसी को लेकर के संभावित ऐलान होता हुआ हम देख सकते हैं। निवेश की बात करें तो माना ही जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि अगले 10 सालों में रेलवे में तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश सरकार करेगी अलग अलग माध्यमों से। और ये जो 7 लाख करोड़ रुपए होंगे इसका इस्तेमाल होगा कि जो मौजूदा रेलवे लाइन है इसके डबलिंग में, इसके ट्रिपलिंग में। यही नहीं, कोशिश ये भी की जाएगी कि 50,000 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाई जा सके। और इस सब का पीछे मूल मकसद यही है कि फास्टर, सेफर और रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन मीडियम लोगों को पहुंचाना है। यही नहीं, जो रेलवे का चेहरा रहने वाला है वो होगा वंदे भारत ट्रेन। यही वजह है कि जो मौजूदा वंदे भारत ट्रेन पटरी पर दौड़ रही है ये चेयर कार सिस्टम है। संभावित तौर पे बजट में स्लीपर बेस्ड वंदे भारत ट्रेन का ऐलान या फिर जिक्र होता हुआ हम देख पाएंगे। जो स्लीपर बेस्ड वंदे भारत ट्रेन है ये लॉन्ग रूट जर्नी के लिए, ओवरनाइट जर्नी के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और पहली प्रोटोटाइप जो स्लीपर बेस्ड वंदे भारत ट्रेन की होगी वो अगले 2 से 3 महीनों में पटरी पर आ जाएगी। यही वजह है कि 2024-25 के जो वित्त वर्ष हम देखेंगे इसमें दर्जनों स्लीपर बेस्ड वंदे भारत ट्रेन को अलग अलग लंबी दूरी पर दौड़ता हुआ देखेंगे और उसका जिक्र हम बजट में होता हुआ देख पाएंगे। यात्री सुविधाओं के नजरिए से भी अगर आप देखें तो स्टेशन मॉडर्नाइजेशन पे पूरा फोकस है।
लिफ्ट, एस्केलेटर, शानदार वेटिंग हॉल, ये जो बेसिक आज की डेट में एक तरीके से अमेनिटीज बन गई हैं, इसको अनिवार्य रूप से रेलवे अपने A1 और A कैटेगरी के स्टेशन पे लाना चाहेगी, B कैटेगरी के स्टेशन पे लाना चाहेगी। और इसको लाने का मतलब यह है कि भारी भरकम निवेश रेलवे इन चीज़ों में करने जा रही है। तो कुल मिलाकर के एक सेमी हाई स्पीड मोबिलिटी के लिए सरकार पैसा लगाएगी और उसके लिए जो चेहरा बनेगा वो वंदे भारत ट्रेन का दोनों ही स्वरूप, यानी कि चेयर कार सिस्टम और स्लीपर बेस्ड वंदे भारत ट्रेन रहने वाला है। और अगर निवेश की बात करें तो अगले 8 से 10 सालों में कितना पैसा रेलवे में लगेगा उसका भी हम जिक्र होता हुआ देख पाएंगे। और जो कैपेक्स है वो आप 10-20% नहीं बल्कि 30-35% से ज्यादा बढ़ोतरी होता हुआ इस बजट में देख पाएंगे। जी, वंदे भारत ट्रेन फोकस में होगा रेलवे पर। सरकार इस बार हो सकता है इस सेक्टर को लेकर कुछ बड़े अनाउंसमेंट करते हुए दिखे। एक और सेक्टर है जिसको लेकर माना जा रहा है कि इस बजट में बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। आप चाहे 2009 का चुनाव देखिए या 2014 का इंटरिम बजट देखिए या 2019 का इंटरिम बजट देखिए, हर बार सरकार की तरफ से एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर बड़े अनाउंसमेंट किए गए। चाहे किसान सम्मान निधि योजना का लॉन्च हो या किसानों की कर्ज माफ़ी की बात हो, ये तमाम बड़ी घोषणा इंटरिम बजट में ही की गई है। विश्वमोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार एग्रीकल्चर सेक्टर को देखते हैं। विश्वमोहन, बजट में इस पूरे सेक्टर को लेकर क्या बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं? देखिए, एक तो आप जैसा कह रहे थे पीएम किसान सम्मान निधि योजना, उसकी रकम जो अभी फिलहाल सालाना 6,000 मिलती है, जो मार्जिनल फार्मर्स को दी जाती है, उसे बढ़ाकर 9,000 किया जा सकता है। तो 50% की बढ़ोतरी वहां पर देखने को मिल सकती है। साथ ही एग्री लोन का जो टारगेट है 20 लाख करोड़ का करंट फाइनेंशियल ईयर का टारगेट था, उसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ तक किया जा सकता है। तो एग्री सेक्टर पर इस बार डेफिनेटली बहुत ज्यादा फोकस रहेगा क्योंकि चुनावी साल भी है। और किसानों के लिए पिछली बजट में भी आपने देखा था कि काफी कुछ अनाउंसमेंट हुए थे। टेक्नोलॉजी पे फोकस था, ड्रोन के जरिए कैसे इरिगेशन को बेहतर किया जा सकता है। एग्री टेक कंपनियों के लिए नए फंड का, एग्री एक्सेलरेटर फंड का अनाउंसमेंट हुआ था, तो उसको लेकर भी आवंटन बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा एफपीओज का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार की बड़ी तैयारी है, इस पर भी फोकस होगा। एग्री इंफ्रा एक बड़ा मुद्दा है, हम डेवलप कंट्रीज के तुलना में हम काफ़ी पीछे हैं, तो उस पर भी सरकार का फोकस रहेगा। कैसे वेयर हाउसिंग का दायरा बढ़ाया जाए, क्योंकि जो लीकेजेज होती है उस वजह से भी महंगाई बढ़ती है, तो इस ओर भी बड़ा आवंटन आ सकता है। प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए इसको बढ़ाया जा सकता है। और साथ ही EWNR जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स रिसीट जो होते हैं वेयर हाउसेस में, जब आप माल जमा करते हैं तो उसके बदले आपको एक रिसीट जारी किया जाता है। और रिसीट की ट्रेडिंग भी होती है, उसके जरिए फाइनेंसिंग भी आपको मिल जाती है, उसका सेटलमेंट, तो वो कैसे हो सकता है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर इस बार बजट में डेफिनेटली नजर रहेगी। तो कई सारे मुद्दे हैं जिसका जो है बजट में अनाउंसमेंट होता हुआ दिख सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर। समीर, प्रकाश, आपने लगातार बताया कि सरकार जो है इंफ्रा को लेकर जोर कर सकती है। समीर ने थोड़ी देर पहले बात की इंफ्रा को लेकर, विश्वमोहन एग्री इंफ्रा की बात कर रहे हैं। आपने एक्सक्लूसिव खबर बताई भी थी कि कैपेक्स के मोर्चे पे सरकार की ओर से कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए जा सकते हैं। खासतौर पे जिस तरीके से सरकार जा रही है चुनाव में, राजेश जी ये बता रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स ये हवाला दे रही है कि हो सकता है कि वापस से ये हैट्रिक लगता हुआ दिखे मोदी सरकार की ओर से। तो सरकार नहीं चाहती है कि रिफॉर्म की गाड़ी जो है वो धीमी हो, तो जो भी काम हो रहा है वो होता रहे। इस मुद्दे पे क्या अनाउंसमेंट हो सकते हैं? देखिए, सरकार के लिए ये जो बजट है, अंतरिम बजट, बेसिकली ये संदेश देने वाला बजट है कि सरकार आगे करेगी क्या चुनाव में जाने से पहले। और ये आखिरी मौका है जब सरकार का जो मैंडेट रहा है पिछले 5 सालों में, उसको उस पर एक मुहर लगाए। और बिल्कुल सही बात कही राजेश सर ने, जिसमें ये बीच में साधने की बात है। मतलब ये पूरी तरीके से पॉपुलिस्ट बजट भी नहीं होगा और पूरी तरीके से रिफॉर्मिस्ट बजट भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, सरकार ये ज़रूर इस बात के संदेश देगी कि रिफॉर्म्स के मोर्चे से वो पीछे नहीं हटेगी। और साथ ही साथ क्योंकि चुनाव है तो आम आदमी के लिए भी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। हालांकि ये इंटेंशन शो करने वाली बात होगी, क्योंकि सरकार जब जुलाई में लौटेगी, जब नई सरकार का गठन होगा और जुलाई में बजट पेश किए जाएंगे, अगर यही सरकार लौटती है तभी उन योजनाओं को लागू किया जा सकता है। लेकिन इंटेंशन देने वाली बात होगी। और कैपेक्स की जब आप बात करते हैं तो जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से इसमें सरकार बहुत पीछे नहीं हटेगी। हालांकि रीजनेबल कैपेक्स की घोषणा की जाएगी, इसमें बढ़ोतरी की जाएगी और करीब करीब वो 15% 17% के आसपास रह सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, तो उस पर सबसे इंपॉर्टेंट है रेलवेज, हाउसिंग
और रोड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जो पूरी तरीके से सरकार की तरफ से फंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और ग्रोथ एक्सेलरेशन की बात करें तो इनका रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, जॉब क्रिएशन की बात करें तो भी इनका रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। लिहाजा इन सेक्टर्स के लिए सरकार 20 से 25% तक कैपेक्स में बढ़ोतरी कर सकती है, इनके लिए जो फंड एलोकेशन है उसमें बढ़ोतरी कर सकती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मसला है। लेकिन इन सब के बावजूद जो एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सरकार ने जो रिफॉर्मिस्ट मेजर्स लिए थे उससे पीछे नहीं हट रही है, और उसके लिए जो फाइनेंशियल प्रूडेंस और डिसिप्लिन की घोषणा की गई थी, सरकार उस मोर्चे पर आगे बढ़ेगी। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है जो कि चालू वित्त वर्ष के लिए 5.9% है, सरकार उस टारगेट को मीट करेगी। और वित्त वर्ष 2026 तक का जो टारगेट है वो 4.5% है, यानी कि ग्रेजुअली इसमें 0.5% की कटौती की जाएगी और उसी दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। तो ये जो मसला है कि सरकार किस तरह के रुख अपनाएगी, तो बिल्कुल बैलेंस्ड अप्रोच है कि हम आम आदमी को भी देंगे, कंज्यूमर्स को भी देंगे, और इकोनॉमी की जो रफ्तार है रिफॉर्म के जरिए उसको भी बनाकर रखा जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और सरकार इस बजट के जरिए अपने इंटेंशन शो करेगी। जी, सीधे तौर पर सरकार जो है पूरी तरह से संदेश देना चाहती है कि वो रिफॉर्म में कहीं से रुक नहीं रही है, वो लगातार इस मुद्दे पे परफॉर्म कर रही है। अब चलते हैं कविता के पास। हर बार बजट में एक सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ की उम्मीद होती है, टैक्स में क्या होने वाला है, निवेश को लेकर क्या फैसले होने वाले हैं, पर्सनल फाइनेंस के मोर्चे पे क्या बड़े फैसले होने वाले हैं। कविता, आपने देखा है कि बार 2019 के चुनाव में देखिए, चुनाव में जाने से पहले सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था जब 5 लाख रुपए तक के टैक्स में छूट दे दी थी, सीधे तौर पे जीरो टैक्स। इस बार कुछ टैक्स को लेकर सरकार की तरफ से आम आदमी को बड़ी राहत दी जा सकती है क्या? बिल्कुल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी मेरे पास आ जाएंगे, पर अगर मुझे मौका मिला है तो मैं थोड़ा ज़्यादा समय लेके कोशिश करती हूँ कि उम्मीदें बताऊं, क्योंकि उम्मीदें तो बहुत सारी है। मुझे तो लग रहा है कि मैं देर कर दिया था, टैक्स में पहले आना चाहिए था, क्योंकि हर आदमी जानना चाहता है टैक्स को लेकर क्या करें। क्योंकि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, हाल तो ये है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं ATC, क्योंकि ये बहुत पुरानी और सबसे ज़्यादा बड़ी मांग है कि जो भी लोग पुरानी टैक्स व्यवस्था के आधार पर अभी तय है उन्होंने वो अपना रखा है। और ये रिपोर्ट्स के मुताबिक 60% जो टैक्स पेयर्स है ना, वो अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत ही अपना टैक्स भर रहे हैं। और इनको ATC में 2014 के बाद जो कि अरुण जेटली साहब ने जब सरकार आने पर, मोदी सरकार आने पर जो बजट पेश किया था, उन्होंने ATC में छूट बढ़ाई थी, इसको 1 से 1.5 लाख कर दिया था। तब से लेकर अब तक कोई बदलाव नहीं किए गए हैं, बल्कि हमने देखा कि निर्मला मैम जो कि 2019 में बनी वित्त मंत्री, और उनका जो पहला बजट था उन्होंने जो नया बजट पेश किया था 2020 में, उन्होंने एक नया टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद 2023 में उस टैक्स स्लैब में हमने देखे थोड़ी सी ट्वीकिंग की गई, कम किया गया। अब इसी टैक्स स्लैब में खबर यही है, इनफैक्ट हमारे ही सोर्सेज से खबर है, प्रकाश ने ही शायद ये खबर भी दी थी कि उसकी जो छूट की सीमा है उसे बढ़ा दिया जाएगा, और 7.5 लाख तक की जो आपकी इनकम है उसको टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। लेकिन अगेन ये नए टैक्स रिजीम के तहत है। ओल्ड टैक्स रिजीम को लेकर कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट थोड़ी सी बढ़ाई जाए, जो कि अगेन काफी समय से नहीं यहां पर टच की गई है। NPS को लेकर मिनिमम गारंटी स्कीम जो है वो लाने की भी संभावना है, इसको भी लेके खबरें गर्म है। हमने देखा था ये पहले लॉन्च होने वाली थी, लेकिन इनका ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ। लगातार PFRD के जो चेयरमैन है वो हमारे चैनल पर भी आते रहे और बातचीत होती रही, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बजट में इसको भी लेकर ऐलान हो सकता है। और साथ ही हम जानते हैं कि रिटायरमेंट टूल अगर हम देखें, NPS को लगातार एक इन्वेस्टर फ्रेंडली रिटायरमेंट ऑप्शन बनाने की कवायद में है सरकार। काफ़ी महत्वाकांक्षी स्कीम है इनकी ये, और ऐसे में न्यू पेंशन स्कीम है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाजार में पैसा लगता है, आपके पास एक इक्विटी स्कीम भी है, और तमाम तरह की रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको निवेश करने का मौका मिलता है। तो अगर मिनिमम गारंटी स्कीम एक आ जाती है तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, और गेम चेंजर की तो उम्मीद हम कर ही रहे हैं। 2019 में हमने देखा बहुत सारे सरप्राइजेस हमको मिले भी थे, लेकिन होम लोन के ब्याज पर जो आपको छूट मिलती है ना, इसमें भी वृद्धि अभी तक नहीं हुई है। 2014 के बाद से हमने देखा 1.5 लाख से छूट को बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया था, और यहाँ पर भी बहुत उम्मीदें हैं कि इनफैक्ट मांग है। और जिस तरह से हमने देखा कि पैंडेमिक के बाद लोगों की जो खरीदारी है कम से कम घरों को लेकर उसमें वृद्धि हो रही है, तो मांग यही है कि जो ब्याज पे छूट मिलती है होम लोन के, उसमें भी बढ़ोतरी की जाए, इसको भी कंसिडर किया जाए। हाउसिंग को लेकर, अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर, और इसके साथ साथ
जो गरीब कल्याण आवास की योजना है, तमाम तरह शहरी विकास योजना है, हाउसिंग सेक्टर को लेकर इसमें थोड़ा सा और नए ऐलान होने की संभावना है। अच्छा, महिलाओं को अगर हम देखें, इस पर भी सरकार का फोकस रह सकता है, इसकी भी संभावना है। इसीलिए भी क्योंकि कोविड में हमने देखा कि महिला उद्यमियों की जो तादाद है वो बहुत बड़ी है और उनके लिए भले ही एक नया टैक्स स्लैब आ जाए या उनके टैक्स को लेकर कुछ ऐलान हो सकते हैं। इसीलिए भी क्योंकि विमेन वोटर्स सरकार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही महिलाओं को कहीं ना कहीं एम्पावर करने के लिए भी सरकार बहुत ज़्यादा आगे है। हमने देखा महिला सम्मान योजना जो कि लॉन्च की गई पिछले बजट में, जहाँ पे 2 लाख रुपए तक आप पैसे डाल सकती हैं। ये स्पेसिफिक एक विमेन स्कीम थी जिसको लॉन्च किया गया। उम्मीद यही की जा रही है कि क्योंकि हमने देखा कि विमेन वोटर्स स्टेट इलेक्शंस में भी बहुत उभर कर आगे आए हैं, सामने आए हैं और इसी को हो सकता है भुनाने की भी कोशिश की जाए लोकसभा इलेक्शंस के लिए और विमेन वोटर्स पर और विमेन स्कीम्स पर थोड़ा सा फोकस किया जा सकता है। लेकिन डिमांड यहाँ पर यही है कि टैक्स में टैक्स स्लैब्स को लेकर और जिस तरह से बहुत सारी एग्रेसिव डिमांड अगर मैं कहूँ तो ये भी है कि टैक्स स्लैब्स को थोड़ा सा और कम किया जाए। इंडिविजुअल टैक्स पेयर कॉर्पोरेट टैक्स पेयर के मुकाबले ज़्यादा टैक्स दे रहा है तो उसको कम किया जाए, एक पायदान पर लाया जाए, ये बहुत बड़ी मांग है। तो कहीं ना कहीं टैक्स के मोर्चे पर हो सकता है सरकार की तरफ से कुछ छूट दी जाए। सीधे तौर पे संसद सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से नारी सशक्तिकरण की बात की, महिला शक्ति को लेकर उन्होंने बातें कही है, हो सकता है कि इस बजट में महिलाओं के लिए कुछ खास अनाउंसमेंट होता हुआ दिखे। अभी तक हमने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, रेलवे को लेके, टैक्स की बात की। एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दा है आम लोगों से जुड़ा हुआ, वो है इंश्योरेंस। और माना जा रहा है कि इस बार जो है ना इस सेक्टर को लेके भी कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं। हमारे साथ अनुराग साहब बने हुए हैं। अनुराग, इस मोर्चे पे, खासतौर पे इंश्योरेंस के मोर्चे पे सरकार की तरफ से इस बजट में क्या अनाउंसमेंट होने की संभावना है या कुछ और एक्सक्लूसिव खबर जो आप बताना चाहते हैं? देखिए, जिस तरह से सरकार का हेल्थ केयर और इंश्योरेंस पे फोकस है और सरकार का मिशन भी है इंश्योरेंस फॉर ऑल, तो उसको पूरा करने के लिए इस बजट के अंदर हम देखेंगे कि इंश्योरेंस से जुड़े हुए कुछ ऐलान होंगे। और एक ऐलान जो उम्मीद की जा रही है और हमारे सूत्रों से भी हमें पता चला है कि सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम है आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, उसका दायरा बढ़ सकता है और उसका स्कोप भी बढ़ सकता है। अभी जो आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये 5 लाख रुपए का कवर प्रोवाइड करती है, लेकिन इसके अंदर जो शर्तें हैं कि जो 10 करोड़ बीपीएल परिवार है वो ही इस स्कीम के अंतर्गत कवर होते हैं। लेकिन बजट के अंदर ये ऐलान हो सकता है कि आयुष्मान भारत का जो दायरा है वो बढ़ेगा, जिसमें बीपीएल के अलावा भी जिस तरह से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, एमएसएमई वर्कर्स है, गिग वर्कर्स है, सीनियर सिटीजन्स है, उनको भी आयुष्मान भारत के दायरे में लाया जा सके। क्योंकि एक मिसिंग मिडिल जो एक बड़ा कंपोनेंट है जो इंश्योरेंस के दायरे में नहीं है, तो उसको भी सरकार चाहती कि इंश्योरेंस के दायरे में लाया जाए। और इसके अलावा अभी जो आयुष्मान भारत का कवरेज है 5 लाख, उसे बढ़ाकर कम से कम 10 लाख किया जा सकता है। इसका ऐलान होने की उम्मीद है, क्योंकि हमने देखा था जो राज्य के बजट थे वहां पर भी अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा जो इंश्योरेंस स्कीम के कवरेज की बात की गई थी वो 10 लाख से ज्यादा थी। तो इस संदर्भ में भी माना जा रहा है कि आयुष्मान भारत का जो कवरेज है वो 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक किया जाएगा। इसके अलावा एक और जो उम्मीद की जा रही है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट है इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, उसका ऐलान हो सकता है। क्योंकि अभी सीनियर सिटीजन्स को काफी दिक्कत आती है, इंश्योरेंस कंपनियां उनको इंश्योरेंस पॉलिसी जारी नहीं करती है, अगर चुनिंदा कंपनियां जारी भी करती है तो उसका प्रीमियम काफी ज्यादा होता है। तो सीनियर सिटीजन्स की मुश्किल को समझते हुए सरकार एक निर्देश दे सकती है, जहां पर, क्योंकि इंश्योरेंस से भी हमें पता चला है कि इंश्योरेंस कंपनियां काम कर रही है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट पे, जहां पर सीनियर सिटीजन्स को कवर किया जा सकता है। ये 2 ऐलान जो है उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा जो इंश्योरेंस के अंदर रोड मैप है, किस तरह से सरकार और रिफॉर्म करने की सोच रही है, आगे चलकर कंपोजिट लाइसेंस की बात हो वगैरह, उसका भी हमें बजट भाषण के अंदर जिक्र होते हुए दिख सकता है। योजना में का जो है दायरा बढ़ता हुआ दिख सकता है इस बजट में। हमने तमाम अलग अलग मुद्दों पे बात की। अब चलते हैं अभिषेक के पास, क्योंकि अभिषेक के पास जो है ना बड़े खिलाड़ियों का मंत्र है। उन ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है जो अब कुछ उम्मीदें उन्होंने पाली है। उनको ये लगता है कि बजट में क्या क्या अनाउंसमेंट हो सकता है, क्या संभावना है। अभिषेक, क्या ब्रोकरेज हाउसेस बता रहे हैं? मनीष, जो तमाम बड़े ब्रोकरेजेस हैं जिनसे हमारे दर्शक रूबरू भी हैं, उनको जानते पहचानते हैं। अब
बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स निकाली उन्होंने बजट को लेकर, और उन सारे बजट्स के से जुड़ी रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद जो निचोड़ है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। अच्छा, एक चीज सारी रिपोर्ट्स में कॉमन है, कुछ कुछ शब्द सारे रिपोर्ट्स में देखने को मिलेंगे, जैसे कि इंफ्रा हो गया, रोड हो गया, रेल हो गया, पोर्ट कनेक्टिविटी, ये चीजें कॉमन है। तो निश्चित तौर पर जो कैपेक्स वाली जो थीम है सरकार की, वो इस बजट में भी जारी रहेगी। और पिछले साल इंफ्रा कैपेक्स करीब 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास का था, और उम्मीद करके चल रहे हैं कि इस बार भी वो कैपेक्स बढ़ के ही आएगा, क्योंकि पिछले 3-4 साल से हमने लगातार देखा है कि 20, 25, 30% के आसपास की बढ़ोतरी हम देखते हैं कैपेक्स में, तो वो बढ़ने की उम्मीद है। अब अगर हम स्पेसिफिक अगर रिपोर्ट्स पे आ जाए तो मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है कि कैपेक्स पर जो खर्च होगा जीडीपी का 3.4% के आसपास रहेगा। पिछले बार के बजट में 3.3% के आसपास का आंकड़ा था, तो कैपेक्स पर खर्च वो बरकरार रहेगा और सिमिलर फिगर्स निकल के आएंगे प्रतिशत के टर्म में। रोजगार, सोशल इंफ्रा, इसके अलावा बुनियादी सुविधाओं पर जोर रहेगा। आय बढ़ाने के ऐलान अगर हुए तो निश्चित तौर पर जो कंज्यूमर शेयर है उनको फायदा होगा। इंफ्रा पर फोकस के कारण सीमेंट, स्टील शेयरों पर नजर है, और हम देख रहे हैं कि बजट से करीब 2 हफ्ते पहले से तमाम इंफ्रा जो स्टॉक्स हैं वहां पर हम रौनक देख भी रहे हैं। होम लोन पर मॉर्गन स्टैनली को टैक्स छूट की सीमा बढ़ने की उम्मीद है, और इसके अलावा शहरी मध्यम गरीब वर्ग के लिए नई हाउसिंग स्कीम का भी ऐलान हो सकता है, ऐसा मॉर्गन स्टैनली को लगता है। साथ ही हमने एक एक्सक्लूसिव खबर भी दी थी कि बजट में फेम 3 का ऐलान करेंगे वित्त मंत्री। एक्सक्लूसिव खबर हमारी थी, और मॉर्गन स्टैनली का भी ये मानना है कि फेम 2 स्कीम जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए होती है, उसके एक्सटेंशन को लेकर, उसके विस्तार को लेकर कुछ ऐलान किए जा सकते हैं। इसके अलावा एक और दिग्गज ब्रोकरेज है जेफरीज का मानना है कि टोबैको प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ने की उम्मीद नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये आईटीसी के लिए एक फायदे की खबर होगी। इसके अलावा बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां फोकस में रहेंगी, और एफआईआई लिमिट को लेकर क्या कुछ बदलाव होते हैं उस पर नजर रहेगी। आपको बता दें कि 74% प्राइवेट बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए 74% की एफडीआई लिमिट है इसमें। इसके अलावा इक्विटी ऑप्शंस में एसटीटी में बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। अच्छा, लास्ट टाइम आपको याद होगा कि एसटीटी को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन था, फिर फाइनली जाके फाइनेंस बिल में वो दूर हुआ कि 1 करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन पर एसटीटी को 1700 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए किया गया था। और चूंकि सरकार की कमाई खूब हो रही है, वॉल्यूम ऑप्शंस पे खूब हो रहे हैं, तो सरकार कोशिश करेगी कि थोड़े से अपनी जो रेवेन्यू की स्ट्रीम है उसको थोड़ा सा मजबूत कर लिया जाए ऑप्शंस के जरिए। इसके अलावा रेल, इंफ्रा कंपनियां फोकस में रहेगी। कैपेक्स में 5 से 10% की बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है, ऐसा जेफरीज का मानना है। पावर सेक्टर कैपेक्स और रिफॉर्म के लिए आवंटन बढ़ सकता है, तो पावर शेयर भी हम चलते हुए हम देख रहे हैं, और निश्चित तौर पर उसका लिंकेजेस ये हो सकता है। रेल, रोड प्रोजेक्ट के मोनेटाइजेशन से जुड़े ऐलान पर नजर होगी। हाउसिंग और इंफ्रा सेक्टर के लिए खर्च में बढ़ोतरी संभव है, तो निश्चित तौर पर रेलवे, इंफ्रा, इस पर दांव लगा के चल रहे हैं तमाम ब्रोकरेजेस। एलारा कैपिटल की रिपोर्ट की अगर बात करें तो जी, एलारा का यह कहना है कि गरीबों के लिए मौजूदा स्कीम में आवंटन बढ़ सकता है, और इनका भी यह मानना है कि रेलवे और हाउसिंग के लिए आवंटन में बढ़ोतरी संभव है, और पावर सेक्टर पर सरकार का फोकस बना रहेगा। तो कॉमन चीजें हैं तमाम ब्रोकरेजेस की, क्योंकि हमने सबका निचोड़ निकाला और समझने की कोशिश की है कि सेक्टर्स कौन से फोकस में रहेंगे, स्टॉक्स कौन से फोकस में रहेंगे। सिटी की रिपोर्ट, क्योंकि सिटी काफी एक जानी मानी ब्रोकरेज फर्म है, सिटी का यह मानना है कि ग्रामीण और कृषि पर आवंटन बढ़ा तो ऑटो और कंज्यूमर शेयरों को फायदा होगा। निश्चित तौर पर अगर ग्रामीण आवंटन बढ़ता है तो खास तौर से बेनिफिशियरी होते हैं 2 व्हीलर वाले स्टॉक्स, और खास तौर से वो एफएमसीजी कंपनीज, इमामी जैसे, डाबर जैसी, जिनका रूरल फोकस ज्यादा होता है, तो उनको फायदा होगा। कैपेक्स बढ़ने से इंडस्ट्रियल इंफ्रा कंपनीज को फायदा होगा। टैक्स छूट बढ़ती है तो फाइनेंशियल कंपनीज को फायदा होगा। और सिटी का यह भी मानना है कि सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग पर आवंटन बढ़ा सकती है। साथ ही डिस्कॉम रिफॉर्म, रिन्यूएबल पर फोकस सरकार का बना रहेगा। नोमा की रिपोर्ट का जिक्र कर देते हैं। नोमा का यह मानना है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी में कटौती की जा सकती है, ये थोड़ी ध्यान देने वाली चीज है। साथ ही उनका यह भी मानना है कि ग्रामीण स्कीम पर सरकार खर्च बढ़ाएगी, तो निश्चित तौर पर पीएम मोदी ने या फिर सरकार के जिस तरह की गतिविधियां रही हैं, ये संकेत मिलते रहे कि गांव गरीब पर सरकार का फोकस बना रहेगा। और निश्चित तौर पर पीएम मोदी ने अभी बजट सत्र शुरू होने से पहले अपना जो संबोधन दिया उसमें खास तौर पर महिलाओं का जिक्र किया, तो हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि शायद वहां से भी कुछ निकल के जरूर आएगा। लेकिन निश्चित तौर पर 3-4 सेक्टर, पावर, डिफेंस, रेलवे, पोर्ट, जो भी इंफ्रा से जुड़ी कंपनीज हैं, उनके लिए एक बेहतरीन दमदार कैपेक्स आएगा, और इन सेक्टर्स के लिए बड़े ऐलान भी होने की उम्मीद है बजट में। बिल्कुल, तमाम सेक्टर्स की बात की सीधे तौर पर अभिषेक ने, जो ब्रोकरेज हाउसेस ने राय दी है। अब डिम्पी के पास जाते हैं। डिम्पी, हमेशा मैं कहता हूं ना कि मैं तो आपके ऊपर प्रेशर बना के रखूंगा और आपकी मुश्किलें बढ़ा के रखूंगा। तो आपने सबको सुना, चाहे वो समीर हो, प्रकाश हो, राजेश जी हो, सबको सुना आपने ध्यान से, और ध्यान से सुन भी रहे तो लगातार कुछ नोट भी कर रहे थे।
ठीक है। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि तमाम लोग आपने सुना, अगर हर सेक्टर के लिहाज से अगर एक दो शेयरों को पिक करना हो, क्योंकि क्या है ना कि ये पूरा सागर है और उसमें से कुछ स्टॉक्स मोती के तौर पे अगर निकालना हो तो कौन से शेयर्स होंगे जो आपको लगता है कि कल नज़र बना कर रखनी चाहिए, जिसमें कमाई के मौके बन सकते हैं? देखिए, है तो बहुत मुश्किल काम, लेकिन फिर भी क्योंकि सारे सेक्टर्स मैंने प्रकाश से, समीर से समझे हैं और साथ ही अनुराग ने भी हमको बताया है, और जैसे मैंने कहा कि हमारे मुखिया जी ने हमको कई सारी चीज़ें नोटिस भी करवाई हैं, तो सबका निचोड़ सारी ब्रोकिंग को सुनने के बाद कुछ चीज़ें मैंने नोट भी की हैं और मैं सेक्टर के हिसाब से बताता भी जाऊँगा। जैसे मैंने प्रकाश को जो सुना, अच्छा एक और बात, मैं सेक्टर्स बताऊँ, शेयर बताऊँ, उससे पहले मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा। मनीष के पीछे जो वॉल है जिसमें आप सारी चीज़ों को दिखाते हैं, उसमें दो लोगों को दिखाइएगा एक साथ। एक पॉइंट मेरे को बोलना है, मेरे बार बार मन में आ रहा है, वो कहीं छूट ना जाए इसलिए बता रहा हूँ। उसमें प्रकाश को और समीर को एक साथ आप दिखाना, प्रकाश और समीर को आप एक साथ एक विंडो में दिखाना, सिर्फ दो लोगों को, अनुराग भाई साहब को नहीं और राजेश सर को भी नहीं और हम सब को भी नहीं, सिर्फ प्रकाश को और समीर को दिखाना, लास्ट में दिखाना, जब तक मैं सारी बातें बता दूं। मैं बता दूं आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा? बताइए। हाँ, ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन दोनों ने एक से बढ़कर एक एक्सक्लूसिव खबरें दी है। नहीं, वो तो है ही। एक और चीज भी मेरे को बतानी, जब आपने रोक ही लिया तो जरा दिखाई ना, इनके दो विंडो बन गए। प्रोड्यूसर साहब विंडो फिर मैं बता ही देता हूँ, फिर उसके बाद आगे शेयर पे चलते हैं। असल में कई लोगों का ऐसा कहना है कि उनके पास लखन है, लक्ष्मण है, तो है, हमारे पास लक्ष्मण नहीं है, हमारे पास तो राम और लक्ष्मण है। तो आपके पास एक लखन से क्या हो रहा है? हमारे पास तो राम और लखन है। और मैं आपको प्रकाश और समीर इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को प्रकाश और समीर में ना वो राम लखन जैसा दिखता है। प्रकाश मेरे को थोड़े राम जैसे दिखते हैं और समीर मेरे को थोड़े लखन जैसे दिखते हैं। तो खाली लखन पे ना जाएं, राम लखन दोनों घर लाएं। तो इसलिए प्रकाश और समीर को मैं कह रहा था विंडो में दिखाएं। अच्छा, अभी आप विंडो आएंगे, देखिए आप आ गया। राम लखन की जोड़ी, हर घर पूजा हो रही। तो हमारे साथ ये दोनों जो हमारे हैं ना, ये हमारे राम लखन है। इसलिए खाली लखन खाली लक्ष्मण पे ना जाएं, राम लखन के साथ जाएं। ठीक है सर, मेरे मन के भाव पूरा हुआ, क्योंकि अभी भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो इसलिए मन में बार बार भाव आता है, तो मैंने दोनों भाव आपके साथ जोड़ दी। अब आते हैं जरा शेयर्स पे, सेक्टर्स पे। देखिए, फर्टिलाइज़र पे ना अभिषेक ने एक बात बोली अभी कि फर्टिलाइज़र में सब्सिडी की कमी आ सकती है, सब्सिडी कम की जा सकती है, थोड़ी कॉस्टिंग वोस्टिंग वैसे करें। तो चंबल फर्टिलाइज़र, NFL जैसे दो शेयर्स हैं, आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि इन दोनों पे नेगेटिव असर नहीं आएगा, ये चलेंगे, क्योंकि सरकार एक हाथ से लेगी तो दूसरे हाथ से दे भी सकती है, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स वगैरह के बिजनेस में भी है सारे के सारे। तो सरकार स्पेशलिटी केमिकल्स को बहुत ज़ोर से बढ़ाना चाहती है और इस पर बढ़ावा भी देगी। दूसरा, हमने अभी टेक्सटाइल को नहीं छुआ। मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार टेक्सटाइल पे बहुत बड़ी बात रखेगी और टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी, खासकर स्पिनिंग से जुड़ी हुई और जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट करती है उससे जुड़ी हुई कंपनीज पे ध्यान रखिएगा। सरकार इससे दो काम करेगी, एक तो जॉब वाली गारंटी दे देगी क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव होती हैं टिपिकली, दूसरा एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहती हैं, तीसरा ये भारत के ना छोटी छोटी MSC डिवीज़न से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। तो टेक्सटाइल पे सरकार एक ध्यान रख सकती है। इसमें भी आपको शेयर्स रखना है, जैसे नितिन स्पिनर्स जैसे शेयर्स हैं, कुछ एक्सपोर्ट्स वाले शेयर्स हैं, गोकुलदास एक्सपोर्ट जैसी कुछ कंपनीज़ हैं, आप इस पर भी ध्यान रख सकते हैं। एक और सेक्टर जिसके बारे में अभिषेक ने रिपोर्ट बताया, प्रकाश ने भी खबर दी, समीर भी बता रहे हैं, वो है रेलवेज। रेलवे की ना इंफ्रा वाली कंपनीज पे अभी भी ध्यान रखा जा सकता है, क्योंकि रेलवे का इंफ्रा का एक्सपेंशन काफ़ी अच्छा होगा। उसमें कंपनियाँ, सुबह हमारे एक मेहमान बता रहे थे, उसका नाम है इरकॉन इंटरनेशनल। आप इस शेयर को भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी हो सकती है जिस पे आपको बेनिफिट आएगा। डिफेंस की भी चर्चा हुई इसी पूरे कार्यक्रम में, तो डिफेंस से जुड़ी हुई, कल ही हमारे एक मेहमान बता रहे थे कि डिफेंस ऐसा कंट्रोल्ड सेक्टर है गवर्नमेंट का, इसमें बाहर की पार्टिसिपेशन नहीं है, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है, ज़्यादातर गवर्नमेंट की कंपनी सरकारी कंपनीज है। तो इनका भी ना री रेट होना बाकी है, दूसरे चरण का होगा। और जैसे हम कई बार कहते हैं, सरकार के कीमती डॉलर डिफेंस से और ऑयल से चले जाते थे, तो डिफेंस पे सरकार ने कमान लगा के ये कीमती डॉलर को अपने पास रोक लिया है। ये सेक्टर पे अभी भी और सरकार ध्यान देगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, पारस डिफेंस, ये कुछ एक कंपनीज है जिस पे ध्यान रखें। BEML ये भी ध्यान रखने वाली है। एस्ट्रा माइक्रो, ये चार ऐसी कंपनीज हैं जो मैंने आपको अलग अलग डिवीजन, अलग अलग हमारी सेनाओं के हिसाब से मैंने आपके सामने कैलकुलेट किया है। और लास्ट एक शेयर है वो है हाउसिंग से। हाउसिंग पे भी सरकार बहुत जोर देगी, खासकर अफोर्डेबल वाली चीज़ों पे ध्यान रखें। इसके डेफिनेशन, इसका स्ट्रक्चर, इसका लोन, इसकी रियायतें, इसकी रिबेट, सब कुछ सरकार देना चाहती है। तो इसलिए इससे भी जुड़ी हुई कंपनी, खासकर इसमें हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनीज, LIC हाउसिंग, GIC हाउसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान रख सकते हैं।
सीधे तौर पर डिम्पी ने कई सारे स्टॉक्स की चर्चा की, चाहे चंबल फर्टिलाइजर हो, फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ, NFL हो, इसका नितिन स्पिनर जैसे स्टॉक्स की उन्होंने चर्चा की, टेक्सटाइल से, डिफेंस में पारस डिफेंस जैसे स्टॉक्स, BML जैसे स्टॉक्स की उन्होंने चर्चा की, रेलवे में इरकॉन जैसे स्टॉक्स हैं जिसमें डिम्पी ने कहा कि नजर बना के चल सकते हैं। फटाफट जो है ना राजेश जी, समीर और प्रकाश, आपके पास केवल 30-30 सेकंड का जवाब चाहिए मुझे। सबसे पहले राजेश जी आप ही के पास, चूंकि मुखिया आप ही हैं तो शुरुआत आप ही के साथ हुआ था। इस बजट में 3 सेक्टर जिस पे सबसे ज्यादा ऐलान आने की संभावना है, 1, 2, 3। बिल्कुल, देखिए अगर सेक्टर वाइज बात की तो सबसे बड़ा सेक्टर इंफ्रा सेक्टर होगा, जैसा कि सबने कहा, उसमें ऐलान हो सकता है कैपेक्स बढ़ाया जाए, चाहे वो रोड हो, रेलवे हो, पोर्ट्स हो। दूसरा जो बड़ा सेक्टर, जैसा कि आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट लेड बजट होगा। सेक्टर वाइज अगर आप बात करो, जो डिम्पी बता रहे थे टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल को गवर्नमेंट प्रमोट करेगी। भारत का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टैक्स एक्सपोर्टर है। और तीसरा अगर आप सेक्टर की बात कीजिए तो आप देखिए पर्सनल इनकम टैक्स की बात कर रही है, जिसमें सबको इंटरेस्ट है, तो वहां पे इनकम टैक्स में कुछ रिलीफ आम आदमी को मिल सकता है। समीर आपके तरफ से 3 सेक्टर जल्दी से 10 सेकंड में। जी बिल्कुल, सबसे पहले एक लाइन बोलना चाहूंगा कि हमें 12-13 साल से ऊपर का अनुभव होगा फील्ड रिपोर्टिंग में, लेकिन इस तरीके का जो आज वर्णन हुआ, आध्यात्मिक वर्णन हम लोग को लेकर के, ये बड़ा सुखद अनुभव रहा, पहली बार रहा, शानदार रहा सर। अब आप जिन सेक्टर्स की बात कर रहे हैं वह आपको बता दूं कि हमने बताया कि रेलवेज में किस तरीके का सरकार का फोकस है, रोडवेज पर भी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर भी सरकार का फोकस रहेगा। रोडवेज का इसलिए बताऊंगा क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण में बताया कि पिछले 9 साल में जो हाईवे निर्माण है वो करीब करीब 90,000 किलोमीटर से बढ़ करके करीब करीब 1.5 लाख किलोमीटर हाईवे निर्माण पहुंच गया है। तो उस पर सरकार और मोमेंटम बनाए रखना चाहेगी और जो एवरेज रोड कंस्ट्रक्शन है वो मौजूदा 28 किलोमीटर प्रति दिन से बढ़ा करके उसको 35 तक ले जाना चाहती है। इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जरूर लाएगी, तो हाईवे कंस्ट्रक्शन को लेकर के सरकार का फोकस रहेगा और इन्वेस्टमेंट लाएगी। और दूसरा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि फेम स्कीम जो है सब्सिडी बेस्ड स्कीम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए, उसका तीसरा चरण सरकार लाएगी। और तीसरे चरण का मतलब यह है कि जितनी भी ईवी कंपनीज हैं उनके लिए मौका बनेगा कि वो इलेक्ट्रिक वाहनों को के मैन्युफैक्चरिंग में, उसके सेल में वो आए और सरकार से सब्सिडी ले सकते हैं। सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को पुश करना चाहेगी, तो उस पर भी आप सरकार की तरफ से जिक्र होता हुआ या उस दिशा में कुछ ऐलान होता हुआ आप देख पाएंगे। जी, ये कुछ एक जो हमारे जो तमाम रिपोर्टर हैं वो बता रहे हैं किसके सेक्टर्स में क्या हो सकता है, स्टेप बाय स्टेप। अब लास्ट में प्रकाश आपके पास मैं आऊँगा। लगातार आपने ना मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई एक से एक एक्सक्लूसिव खबरें दी हैं और डिम्पी ने तो सब कुछ बता ही दिया। अब आपके तरफ से अगर मैं 3 सेक्टर्स की बात करूँ, 1, 2, 3 अनाउंसमेंट के लिहाज से, तो कौन से 3 सेक्टर्स हो सकते हैं? 5 सेकंड में उसके पहले लूँगा क्योंकि डिम्पी जी ने आप सभी लोगों ने हमारी तारीफ़ की है। जब अरुण जेटली वित्त मंत्री थे तो मुझे याद है हम उनसे लगातार मिलते थे, तो एक बात हमेशा कहते थे रिपोर्टर्स के बारे में कि जो रिपोर्टर होता है वो किसी भी चैनल का वो फुट सोल्जर होता है। और मैं इसको इस तरीके से जोड़ता हूँ कि किसी भी सेना में अगर फुट सोल्जर की अहमियत का कद्र किया जाता है, उसके इम्पोर्टेंस को देखा जाता है, तो जाहिर तौर पे इसमें सेनापति भी काफ़ी काबिल तारीफ़ उनकी होती है। इसमें सेनापति की भूमिका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये मेरे तरफ से सबमिशन। और अब मैं खबर पे आ जाऊं, कैपेक्स जिसका जिक्र राजेश सर ने किया, इसमें सरकार इसमें आगे बढ़ेगी और इसमें बढ़ोतरी जारी रखेगी। और इसके लिए अगर आप देखें तो रेलवेज, नेशनल हाईवेज और खासकर हाउसिंग जैसे सेक्टर्स हैं, वहाँ 20 से 25% की बढ़ोतरी हम देख सकते हैं एलोकेशन में। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है फिस्कल रोड मैप का। सरकार इसमें जो अपना रोड मैप है उसको बना कर रखेगी। 5.9% फिस्कल डेफिसिट टारगेट को बना कर रखेगी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इकोनॉमी में जो सरकार की स्थिरता है उस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार कैसे रोड मैप के साथ आगे बढ़ रही है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है एग्रीकल्चर क्रेडिट का। इसमें करीब 20 से 25% की बढ़ोतरी हो सकती है। और हमने पिछले 2-3 साल में देखा है कि हमेशा एग्रीकल्चर क्रेडिट का जो टारगेट है सरकार ने उसको अचीव किया है, बल्कि पार किया है। तो जाहिर तौर पे रूरल सेक्टर पे सरकार का फोकस रहने वाला है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और पहलू है वो है हाउसिंग सेक्टर। खासकर अर्बन एरियाज़ में मिडिल क्लास और अर्बन पुअर के लिए सरकार एक हाउसिंग स्कीम की घोषणा कर सकती है, जिसकी लागत जिसकी ओवरऑल बजट करीब 60,000 करोड़ रुपए के आसपास रह सकता है, जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट जो है होम बायर्स को घर खरीदने पर मिल सकता है। तो ये 3-4 ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि अंतरिम बजट में वो शामिल रह सकते हैं। जी,
निश्चित रूप से प्रकाश, तो अब ये सारे अनाउंसमेंट हो सकते हैं, लेकिन अब स्टूडियो जो है ना हमारा, उसका रूप थोड़ा बदल गया है। जैसे कल निर्मला सीतारमण का बजट पेश करेंगे, वैसे ही कविता के हाथ में वो बही खाता है, जिसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे थे। और हमने कोशिश की है बजट को आपको आसान भाषा में समझाने की, बताने की, और ये मौका था हम सबके लिए जिससे कि आप समझ सके, और ये स्वदेश की तरफ से खास पल थे। डिम्पी, हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच में निर्मला सीतारमण खड़ी है और हम सब सेक्रेटरीज हैं। कोई फाइनेंस सेक्रेटरी है, कोई रेवेन्यू सेक्रेटरी है, कुछ ऐसी मेरे को फीलिंग सी आ रही है। और निर्मला जी बीच में खड़ी है बजट लिए हुए। तुम्हारी जुबान में सरस्वती बैठी हुई है। तो कुछ ऐसी तस्वीरें आप कल भी देखेंगे, कुछ घंटे के बाद भी देखेंगे। तो आप ये एक बजट की हमने छोटी सी पेशकश आपके सामने रखी थी, और मैं बोलूँगा ये बजट स्वदेश का बजट है, क्योंकि स्वदेश की तो थीम है, स्वदेश को ही तो बढ़ाया जा रहा है, और इस स्वदेश का बजट है। और आपको कहीं नहीं जाना, स्वदेश के साथ ही जुड़ना। बदलो बढ़ो देश के साथ।